Good afternoon, students. Today we will learn non-finite verbs. This is the topic for your coming monthly test as well, and obviously a very important topic for your examination. And this is a very basic concept of grammar section that is required in class 9th and 10th, and obviously later on as well. So today we will learn non-finite verbs. ठीक है? First of all, you just speak the word. You can listen its pronunciation. Finite. Let's see. Finite. सुना आप लोगों ने? फाइनाइट. नॉन फाइनाइट हम पढ़ने जा रहे हैं, पर नॉन फाइनाइट मतलब जो फाइनाइट नहीं है. इसका मतलब फाइनाइट माने क्या होता है आप समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट दैट व्हाट इज़ फाइनाइट. फाइनाइट माने होता है हैविंग एन एंड और लिमिट. कोई चीज़ जो लिमिट के अंदर होनी है, जो फिक्स है. ठीक है, लिमिटेड. उसका सिनोनिम्स भी आपको दिख रहा है, लिमिटेड. जिसका एक लिमिटेड यूज़ होगा जिस वर्ब का, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे. फाइनाइट जो निश्चित जगह पे निश्चित तरीकों के अंदर ही यूज़ किया जाएगा, उसे हम फाइनाइट बोलेंगे. उसका एंटोनिम्स आप देखो नीचे दिया हुआ है, इनफाइनाइट, या हम उसे नॉन फाइनाइट भी कह सकते हैं. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट. पर नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब क्रियाओं को पढ़ने से पहले आपको फाइनाइट थोड़ा सा आप समझेंगे कि फाइनाइट क्या है. तो उसको देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब. ठीक है, ये फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपके कोर्स में है. नॉन फाइनाइट, तो थोड़ा सा फाइनाइट पहले समझ लेते हैं इंग्लिश और हिंदी के साथ ही. वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं. जब हमने टेंस पढ़े थे, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आपने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस है, और अगर ही और शी है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगेगा. जैसे नीचे एक एग्जांपल दिया है, ही गोज़ टू ऑफिस. अब यहाँ पे ये गोज़ ही क्यों है, इसे हमने गो ही क्यों नहीं रहने दिया? बिकॉज जो गोज़ वर्ब है, जो क्रिया है, इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड है. ये टेंस के हिसाब से काम कर रहा है कि क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेल अबाउट द हैबिट ऑफ समवन. ठीक है, दैट व्हाट द पर्सन डज एवरीवन. तो ये दिखाने के लिए यहाँ पे गोज़ का प्रयोग किया गया है. और अगर हमने टेंस में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपली हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है या प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, यू माने तुम, एक जने के लिए भी हो सकता है, यू माने दो चार लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है. तो उसमें क्या हो जाएगा, गो ही रहेगा, उसमें ई एस नहीं लगेगा. तो इसका मतलब हम क्या समझे कि गोज़ एंड गो का जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो बिल्कुल लिमिटेड है. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, यू के साथ आर ही आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, इज़ नहीं आ सकता. ये लिमिटेड यूज़ है. नियमों के हिसाब से जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हम सब्जेक्ट के नंबर मतलब एक वचन है, बहुवचन है, ये सोचकर और किस टेंस के अंदर यूज़ हो रहा है, इस तरह से क्रिया का यूज़ करते हैं, तो वो फाइनाइट वर्ब होती है. आप सिंपली ये समझो, वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते हैं और वे टेंस बताते हैं, और मुख्य क्रिया वो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, वो उस सेंटेंस में मेन वर्ब होते हैं, उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं. आप बस इतना समझ लो. मतलब अब मैं एक सेंटेंस खुद बोल रही हूँ, ज़रा ध्यान से इसको सुनना. आप लोग ध्यान से सुनेंगे. आई गो, आई गो, आई के साथ मैंने क्या बोला, गो माने जाती हूँ. आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ. और अगर मैं आई की जगह ही बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल. अगर शी बोलूँगी, शी गोज़ टू स्कूल. दे बोलूँगी, दे गो टू स्कूल. प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ. पर अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ, अब मैं बोल रही हूँ आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल पढ़ने जाती हूँ. सपोज एक एग्जाम्पल है, टू स्टडी. फिर मैंने दूसरा बोला, ही के साथ गोज़ आ जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी. पर ही के साथ भी मैंने जब वहाँ टू स्टडी बोला, आई के साथ भी लास्ट में टू स्टडी बोला, इसका मतलब वो स्टडी माने भी वर्ब है, लेकिन उस वर्ब को आई से, ही से, यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. वो वर्ब इंडिपेंडेंटली विदाउट हैविंग एनी लिमिटेशन ऑफ these tense forms can be used.
मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगी सिंपली, अभी आप इतना ही समझो कि फाइनाइट मतलब वो वर्ब हैं जो टेंस के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, जो टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेबस नहीं है, पर इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल मैंने दे दिए कि ही गोज़ टू ऑफिस, यू गो टू ऑफिस, यू आर गोइंग टू ऑफिस, दे वेंट, ही इज़ अ डॉक्टर। अब ही इज़ डॉक्टर बोलेंगे ना, ही आर डॉक्टर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इज़ का यूज़ यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, ही पर। शी वॉज अ डॉक्टर, अब शी वर अ डॉक्टर तो नहीं बोल सकती थी मैं, क्योंकि शी सिंगुलर है। अब पास्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो वॉज आ जाएगा, शी वॉज अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई के साथ एम ही आएगा, आई आर नहीं हो सकता, आई इज़ नहीं हो सकता, आई व होता है, आई। ठीक है, तो ही वर, वी वर डॉक्टर्स, वी प्लूरल है तो वर हो जाएगा, वी वॉज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वर्ब जो एक नियम के हिसाब से यूज़ हो रहे हैं, जो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ हो रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइनाइट कहते हैं। समझ में आ गया? सीधा एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ गोज, गो, आर गोइंग, वेंट, इज, एम, वॉज, ये सब फाइनाइट वर्ब्स हैं। सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो इज हो जाता है, अगर दो वचन होता है, कहीं पे बहुवचन आ जाएगा तो आर हो जा रहा है, हो रहा है। सिंगुलर के साथ वॉज है तो प्लूरल के साथ वर हो जा रहा है। वैसे ही आपके डू डज वगैरह सब हम इसी नियम पे यूज़ करते हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगे, फाइनाइट वर्ब्स में। अब हम दूसरी कैटेगरी में चल रहे हैं। थोड़ा मैंने इसको एक लिमिटेड वे में दिया है, फिर बाकी आप लोग इसको मैं पूरा स्क्रीन आपको दे दूंगी, जिससे कि आप इसको समझने के बाद कर पाएँ। अब मैं उस वर्ब की बात करने वाली हूँ, देखो नॉन फाइनाइट्स, जो हमारा सब्जेक्ट है आज का। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं, ये वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते। अभी मैंने एक एग्जाम्पल कहा था ना, आई गो टू स्कूल टू स्टडी। आई के बाद जो गो आ रहा है वो आई पे डिपेंड करता है, पर टू स्टडी जब मैं लास्ट में बोल रही हूँ वो आई के हिसाब से कहीं उसका कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे दूसरे सेंटेंस में ही गोज़ टू ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, ही वाले में भी मैंने लास्ट में टू स्टडी बोला, तो वो कैसे वर्ब है। टू स्टडी मेरे फर्स्ट सेंटेंस में भी था, टू स्टडी मेरे सेकंड सेंटेंस में भी मैंने बोला, वो सब्जेक्ट और टेंस पर बेस्ड नहीं है, इसलिए वो नॉन फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट मतलब जो इस आधार पर यूज़ नहीं होते, लेकिन उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। तो हमारा जो इस बार का सिलेबस है आपका, वो उन पे ध्यान देना है आपको। सो ये वो सब्जेक्ट वर्ब हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, और ना ही ये टेंस बताते हैं। इनसे किसी टेंस का पता नहीं चलता हमें। जब मैं बोल रही हूँ कि आई एम टीचिंग, इससे तो पता चल रहा है कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, पर अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू मार्केट टू शॉप थिंग्स या टू बाय थिंग्स, तो ये जो टू बाय है, अगर मैं सिर्फ टू बाय को फोकस करूँ, इससे ये नहीं पता चलता कि बात प्रेजेंट की थी या पास्ट की थी। प्रेजेंट और पास्ट की बात किससे पता चल रही है, इज एम आर से चल रही है, वॉज वर्ड से चल रही है। ठीक है ना। सो नॉन फाइनाइट मतलब वो वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के आधार पर यूज़ नहीं होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर यूसेज, जिनको एक वचन बहुवचन से फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें हम नॉन फाइनाइट कह देते हैं। ध्यान से समझ लो। ठीक है, नॉन फाइनाइटेड मतलब फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड है, जो सीमित यूज़ है जिसका, और ये नॉन फाइनाइट है मतलब असीमित है, अनलिमिटेड है, यही है इसका मतलब। अब काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट की एक्चुअली 3 कैटेगरीज है, जो इसमें बहुत डिटेल्स में है, पर मैंने इनको बहुत लिमिटेड, ये हिंदी वर्जन में आपको इसको ज़रूर शो कर रही हूँ, सो दैट लेटर ऑन यू कैन राइट एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, आप इसको पूरा, अभी मैं इसका एक, आप लोग इसे समझ लेना और इसे आप लिखेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में, यू कैन राइट इट, यू कैन लर्न इट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक स्पेसिफिक नोट में, जहाँ पे मैंने इन्हीं 3 कैटेगरीज को एक बिल्कुल एब्रीवेटेड फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश की है। नॉन फाइनाइट मैंने बता दिया क्या था, नॉन फाइनाइट की भी डेफिनेशन आपको दे दी गई है। अब मैंने कहा कि नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में यूज़ होते हैं। पहला है, देखो मैंने दे दिया है, नंबर 1 इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, सिंपल 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने अभी पहला एक जो सेंटेंस बोला था, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, 2 प्लस स्टडी, और वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना, टू स्टडी,
क्योंकि उसके बाद मैंने बोला ही गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, शी गोज़ टू स्कूल टू स्टडी, दे आर गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। देखो अब मैंने कंटिन्यूस में बोल दिया पर टू स्टडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट का कौन सा पार्ट है? इन्फिनेटिव्स। नॉन फाइनाइट में जो पहला प्रकार है वर्ब का उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स का मतलब होता है उसमें टू आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू राइट, टू प्ले, टू गो, टू डांस, टू लर्न, टू लाफ, ऐसे जितने भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैं उनको हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? सिंपली आप इतना समझिए, उनको हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। वैसे अभी बेयर इन्फिनेटिव्स भी हैं जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन में दे दूंगी, पर वो अभी आपके सिलेबस के पार्ट में नहीं है। आप लिमिटेड पढ़ोगे क्योंकि ये क्लास 9th और 10th का है, आपका इन्फिनेटिव्स ही आता है, तो आप इन्फिनेटिव्स ही समझो। तो जैसे एक एग्जाम्पल है सॉरी, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं। आई, ठीक है, आई कम टू स्कूल टू स्टडी। देखो, आई कम टू स्कूल टू स्टडी, आई कम, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रहा है। आई कम, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल टू स्टडी, मैं स्कूल आती हूँ पढ़ने के लिए। टू स्टडी क्या दिखा रहा है आपका? इन्फिनेटिव्स को दिखा रहा है, टू प्लस स्टडी। फिर शी कम्स टू स्कूल टू स्टडी। अब शी में देखो मैंने, क्योंकि हमें पता है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो शी कम्स हो गया। मैं स्कूल आती हूँ, आई कम, वह आती है, शी कम्स टू स्कूल टू स्टडी। पर देखो ऊपर भी टू स्टडी लिखा है, नीचे भी टू स्टडी लिखा है, इसका मतलब जो ये टू स्टडी है ये इन्फिनेटिव जो वर्ब है, इसको सब्जेक्ट और टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं, अभी ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मैं शो कर दूँगी। आई होप लिमिटेड, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने से कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप बस इतना समझो कि जो नॉन फाइनाइट्स हैं उसके 3 टाइप हैं। पहला टाइप है इन्फिनेटिव्स। वो इन्फिनेटिव्स कौन सा टाइप है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हमारा टू स्टडी है, जो हमारा टू स्टडी नीचे भी है, इसको मैं अगर चाहूँ हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, टू स्टडी, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, ये देखिए। फिर यहाँ पे भी टू स्टडी को अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ, ये आपको समझना है कि ये इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं कहूँगी कि आई लाइक टू टीच। आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ, टू टीच, पढ़ाना। शी लाइक्स टू टीच, देखो शी लाइक्स बोला पर टू टीच तो वही रहा, ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव है। आप सिंपली इसको समझ लो कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। सेकेंड टाइप जो नॉन फाइनाइट्स हैं वो है जिरंट। GERUNT को हम पढ़ते हैं जिरंट। अब जिरंट कौन सी वर्ब है? सिंपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। रनिंग, प्लेइंग, लाफिंग, ठीक है, टेकिंग, गोइंग, कमिंग, ये सब क्या है? इनको हम जिरंट कब मानेंगे? वर्किंग इज नाउन नॉट वर्ब, जब ये नाउन की तरह काम करेंगे, जब ये किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो ये जिरंट माने जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश, ध्यान से सुनना आप लोग, देखने से ज़्यादा अभी आप सुनोगे ध्यान से तो समझोगे। आई एम टीचिंग इंग्लिश, जब मैं यहाँ पे आई एम टीचिंग इंग्लिश बोल रही हूँ एक्चुअली यहाँ पे टीचिंग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस की वर्ब फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हम इसे कह सकते हैं। ये जिरंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे टीचिंग एक क्रिया का काम कर रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये एक क्रिया की तरह काम कर रहा है। पर अगर मैं बोल दूँ दूसरा सेंटेंस, ध्यान से सुनना, टीचिंग इज़ माई पैशन, टीचिंग इज़ माई पैशन, पढ़ाना मुझे मेरा पैशन है, तो यहाँ पे टीचिंग जो शब्द आया वो वर्ब की तरह नहीं आया बल्कि एक संज्ञा की तरह मैंने उसका यूज़ किया, तो यहाँ पे ये जिरंट है, यही आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे है रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, अब मैं अगर बोलूँ दे आर रनिंग, तो यहाँ पे रनिंग वर्ब है, जबकि रनिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज में रनिंग एक नाउन है, तो रनिंग नाउन है तो ये एक जिरंट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म के साथ अगर वो चल रहा है और वो नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो एक क्या हो जाएगा? जिरंट कहा जाएगा। लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, हंसना सेहत के लिए अच्छा है। अब मैं बोलूँ शी इज़ लाफिंग, यहाँ पे लाफिंग वर्ब है बट लाफिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे लाफिंग एक सब्जेक्ट की तरह, एक नाउन की तरह उस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट और नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये जिरंट है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनाइट में, जिन्हें हम कहते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में भी 3 कैटेगरी हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। वैसे परफेक्ट पार्टिसिपल आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने ये नोट्स अभी बनाए तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसे भी बता दूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पर अभी हमने ऊपर पढ़ा जिरंट। जिरंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, पर वो नाउन की तरह काम कर रही है। यही आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे वो जिरंट है। पर जहाँ पर वो एक कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क, किसी काम को चलते हुए दिखा रहा है, होते हुए दिखा रहा है, काम जारी रहने की स्थिति को दिखा रहा है, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग द लेपर्ड ऑल द विलेजर्स रैन अवे। सीइंग द लेपर्ड ऑल द विलेजर्स रैन अवे। लेपर्ड माने तेंदुआ होता है, तेंदुए को देखते ही, और इसकी एक्चुअली इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की मोस्टली पहचान ता है, तीहे वाला एंड होता है। ऐसा होते ही, ऐसा देखते ही, ऐसा सुनते ही, ठीक है, समझते ही, इस तरह से हिंदी में हम जो बोले उसका ट्रांसलेशन जब होगा तो सीइंग द लेपर्ड ऑल द विलेजर्स रैन अवे। लेपर्ड को देखते ही पूरे गांव वाले भाग गए। देखो यहाँ पे सी प्लस आईएनजी है, सी देखना, आईएनजी लग गई सीइंग, पर यहाँ पे इसका यूसेज कुछ अलग है या नहीं है? इट्स नॉट नॉर्मल वर्ब एंड इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। तो सीइंग द लेपर्ड ऑल द विलेजर्स रैन अवे, लेपर्ड तेंदुए को देखते ही सारे गांव वाले भाग गए। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये एक तरह से एडजेक्टिव ऑफ द क्लॉज भी है। एक एडजेक्टिव, एक दो बातों में एक बात एक एडजेक्टिव की तरह भी, एक एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो रहा है। अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिंपली इतना समझो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब एज अ सब्जेक्ट नहीं हो रही है ऊपर की तरह जैसे जिरंड में हो रही थी, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होता है। मतलब हमारे, हम अगर कहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस वगैरह में वो एक मेन वर्ब की तरह काम करता है, पर यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। आई सॉ हिम रनिंग टुवर्ड्स द शेड। मैंने उसे छाया की ओर दौड़ते हुए देखा। देखो दौड़ते हुए, आई सॉ इसमें मेन वर्ब है। रनिंग टुवर्ड्स द शेड, छाया की ओर दौड़ते हुए देखा, तो रनिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको पूरा उधर दे दूंगी, जो आप लिखना ज़रूरी है, सिर्फ समझाने के लिए है, जो मैंने खुद ही नोट्स स्लाइड हल्का नोट बनाया है। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में डिफरेंस समझ रहे हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन ये किसी काम के जारी होते रहने की स्थिति को बता रहा है, जबकि जिरंड भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एक नाउन की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह है, तो इसलिए ये जिरंड है। इसको ध्यान से सुनना बार बार, जिससे कि आप इनमें डिफरेंस कर पाओ। अभी एग्जाम्पल और दे दूंगी जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है मैंने, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे लाइक राइट, रोट, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन, गॉन आपकी थर्ड फॉर्म है। सी, सॉ, सीन, सीन थर्ड फॉर्म है। प्लस वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, प्लस नहीं, मतलब जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम बोले शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया। शी फेल डाउन एंड शी हैज़ ब्रोकन हर लेग। अब यहाँ पर जब मैंने बोला शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, यहाँ पे शी हैज़ हैव के साथ तो ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और ये एक नॉर्मल वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। पर अब जैसे नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है, इट इज़ अ गिफ्टेड पेन। गिफ्ट, गिफ्ट का थर्ड फॉर्म हमने बनाया गिफ्टेड पेन, पर पेन से पहले गिफ्टेड आया ना, पेन, कैसी पेन, गिफ्टेड पेन। तो यहाँ पे है तो थर्ड फॉर्म गिफ्टेड, बट इट इज़ नॉट द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब नहीं है। ये पेन से पहले यूज़ हो रहा है, और एक एडजेक्टिव जिसे आप विशेषण की तरह काम कर रहे हैं ना, ब्लू पेन, रेड पेन, गिफ्टेड पेन। कैसा पेन, गिफ्टेड पेन। तो पेन की से पहले गिफ्टेड लिखा है, ये क्या दिखा रहा है तो थर्ड फॉर्म देखने में, पर ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्योंकि नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं, वो मेन वर्ब नहीं हो सकते। नॉन फाइनाइट मेन वर्ब नहीं है, वो लगते वर्ब जैसे हैं, पर वो वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहे हैं, यही आपको समझना है। फिर है शी हैज़ अ ब्रोकन स्केल। ब्रोकन स्केल, देखो अभी मैंने बोला ना, शी हैज़ ब्रोकन हर लेग, अगर मैं बोलती हूँ तो यहाँ पे हैज़ ब्रोकन मेन वर्ब है, वो आपका पार्टिसिपल नहीं है। बट शी हैज़ अ ब्रोकन लेग, स्केल, सॉरी, उसके पास एक टूटा हुआ स्केल है। कैसा स्केल है, ब्रोकन स्केल है। अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बोलूँ, जैसे फॉलन ट्री, ब्रोकन चेयर, ठीक है, और एंड बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम टॉर्न पेजेस, फटे हुए पेजेस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल उधर से आप देखोगे। तो जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं।
ठीक है। अब लास्ट पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट मतलब एक काम पूरा खत्म हो गया। परफेक्ट माने हैज़ हैव वाली फॉर्म पढ़ते हैं, लेकिन पार्टिसिपल में हम उसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब एक कंप्लीशन ऑफ टास्क होने के बाद दूसरे में स्टेप करना। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, आगे को सेंटेंस बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वॉज रेडी टू प्ले। अपना काम पूरा करने के बाद, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वॉज रेडी टू प्ले, अपना काम फिनिश करने के बाद वो खेलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है। हैविंग बीन चीटेड बाय हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से धोखा खाने के बाद ही डिसाइडेड नॉट टू प्ले विद देम, उसने डिसाइड किया कि वो उनके साथ नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे जो हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क है, हैविंग बीन चीटेड बाय हिज फ्रेंड है, ये कोई मेन वर्ब नहीं है, बट ये वर्ब किस तरह यूज़ हो रहे हैं, पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट की तरह। अब इन एग्जाम्पल्स को आप बिल्कुल इसी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना। शुरू में जो मैंने बोला था वो आप डेफिनेशन लिखना फाइनाइट की, फिर नॉन फाइनाइट की, फिर ये, और अब मैं फिर आपको वो सारा पिक्चर्स दे रही हूँ जिससे आप पूरी डिटेल पढ़ना, बिकॉज़ ये आपके सिलेबस में अभी है, आपके एग्ज़ाम में भी आना है। और इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज कल की वीडियो में बनाऊंगी जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही होगी पार्टिसिपल पे, नॉन फाइनाइट पे बेस्ड, वो आप कल करेंगे। अभी आप पहले इसे नोट, सबसे पहले जो मैंने वीडियो में दिखाया वो नोट करना, फिर इसे शॉर्ट नोट्स की तरह इसे नोट करेंगे आप। फिर हम वापस चलते हैं, जो हम कर रहे थे उसका मैं पूरा स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी में आप खुद ही लिख लेना यहाँ से। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनेटिव्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप हिंदी पढ़ोगे उसकी। सबसे पहला टू इन्फिनेटिव जो हमने पढ़ा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बेयर इन्फिनेटिव्स भी दिए हैं, थोड़ा मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेयर मतलब बिना टू के, बेयर माने बिना, बेयर फीट माने बिना, बेयर फीट मतलब नंगे पैर चलना, कहने का मतलब बेयर माने किसी चीज़ के बिना। सो बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग तब किया जाता है जब मुख्य क्रिया में निम्नलिखित वर्ब्स होते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद टू आता नहीं है, एक्चुअली वो हिडन होता है, जैसे सी, हियर, लेट। लेट टू गो नहीं होता, लेट गो होता है, लेट्स गो कहते हैं ना, लेट हिम गो कहते हैं। सो वैसे बिड, मेक, ठीक है, हेल्प, हैड बेटर, रादर देन आदि, ऐसे अगर वर्ब हो तो उसके बाद टू नहीं आएगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे आई हेल्प्ड हिम वॉश हिज हैंड, आप ये नहीं बोल सकते आई हेल्प हिम टू वॉश हिज हैंड, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हेल्प के बाद टू इन्फिनेटिव नहीं आता। उसने चोर को भागते हुए देखा, ही सॉ अ थीफ रन, ठीक है, टू रन नहीं बोलेंगे, उसे जाने दो, लेट हिम गो, लेट हिम टू गो नहीं होता ना, लेट हिम गो कहते हैं। उसने मेरी मदद की, ही मेड मी हेल्प, करवाई, सॉरी उसने मुझसे मदद करवाई, सो ही मेड मी हेल्प। तो कुछ ऐसे हैं, इसको आप हिंदी में ही पढ़ लेना, आपका टू वाला ही इंपॉर्टेंट है, टू इन्फिनेटिव जो है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब जहाँ पे वर्ब तो है, वर्ब आपको वॉश दिख रहा है, रन दिख रहा है, गो दिख रहा है, हेल्प दिख रहा है, पर इससे पहले टू नहीं है, और ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब आपके ब्लू लेटर में दिख रहे हैं, वो मेन वर्ब है उस सेंटेंसेस में, तो ये इसका मतलब नॉन फाइनाइट ही है, बेयर इन्फिनेटिव। फिर आपने जिरन जो मैंने आपको बताया, पूरा आप आराम से हिंदी में इसको देख लेना, हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, लिखो इसे कॉपी में, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाओ। ठीक है। अब पार्टिसिपल भी मैंने आपको बता दिए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बताया, आप यहाँ से फिर देख लेना एग्जाम्पल्स, समझो, और हिंदी में इंग्लिश में जैसे आपको समझ में आए आप इतना इसको करेंगे। पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो उसको आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जो नोट्स मैंने खुद बना के आपके लिए डाले हैं उसे लिखेंगे, फिर आप ये हिंदी वाला पूरा डिटेल लिखेंगे, एंड देन आप इनको समझो, और इस पे बेस्ड एक एक्सरसाइज हम कल करेंगे।